এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয়, খবর দেয়। Health Express brought to you by Poroshmoni Healthcare Private Limited, Robotic Asansol। নমস্কার, আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ। আমি স্নিগ্ধা চলে এসেছি হেলথ এক্সপ্রেস নিয়ে। স্বাস্থ্যই সম্পদ, আর সম্পদকে আগলে রাখা তো আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব। তাই তো আপনার সুস্থতা বজায় রাখতে ঠিক কী করতে হবে, তার জন্যই আমাদের এই হেলথ এক্সপ্রেস অনুষ্ঠান। আর আমাদের এই অনুষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের সাহায্য করেছে আসানসোলে হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল। আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব, সে সরাসরি ডাক্তার সঞ্জীব কুমার রয়েছে আমার সাথে। এর কাছে যাই, ডাক্তারের কাছে আমরা যাই এবং রোগের কথা বলে থাকি সচরাচর। তো ঠিক কি হয়েছে ডায়াগনোসিস করেই কিন্তু আমাদেরকে ওষুধ দিয়ে থাকে আমাদের ডাক্তার, তো আমাদের সমস্যার সমাধান করে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে তার আগে বা মাঝে যে পর্বটা থাকে, সেটাই হচ্ছে ল্যাব বা কিছু টেস্ট। এরকম একটা ব্যাপার রয়েছে মাইক্রোবায়োলজি ল্যাব। মাইক্রোবায়োলজি ল্যাব ঠিক কি, সেটাই আজকে আমরা জানবো। আর আপনার আমার মতন সাধারণ মানুষেরা নিশ্চয়ই হয়তো শুনে মাইক্রোবায়োলজি নামটা হয়তো পরিচিত হয়ে গেলেও জ্ঞান কিন্তু আমাদের এই বিষয়ে নেই। তাই প্রথম আমাদের ডাক্তারের কাছে জেনে নেব যে মাইক্রোবায়োলজি বিষয়টা অ্যাকচুয়ালি কি। आगे बोल डॉक्टर बाबू, व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी, पहले ये बताइए हम लोग को। माइक्रोबायोलॉजी वो डिसिप्लिन है जो कि जिसमें कि हम लोग देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब बैक्टीरिया, वायरसेज, फंगस, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। और इनके बारे में हम लोग डायग्नोस करते हैं, पेशेंट्स के सैंपल से देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें कौन कौन से इन्फेक्शंस हुए हैं पेशेंट्स को। तो इन सब को जो सब्जेक्ट देखती है, स्टडी करती है, वो बॉडी में जाके कैसे वो इन्फेक्शंस हो रही है, ये सब चीज़ें जो समझते हैं, वो सब्जेक्ट जो है वो माइक्रोबायोलॉजी होती है। तो रोल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में माइक्रोबायोलॉजी लैब का रोल, सबसे बड़ा रोल तो डायग्नोस्टिक होता है कि सपोज किसी को भी अगर इन्फेक्शन लग रहा है, किसी भी डॉक्टर को लग रहा है कि इस पार्टिकुलर पेशेंट में ये वाली इन्फेक्शन है, तो वो पेशेंट के सैंपल को माइक्रोबायोलॉजी लैब में भेजते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी लैब में हम लोग उसको चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन की वो वो उनको क्या लगा है, कौन सी टेस्ट उसको लगेगी। सपोज किसी को लग रहा है कि इनके जूइन में इन्फेक्शन है, किसी को लग रहा है कि इनको निमोनिया हो सकता है, या किसी को लग सकता है कि इनको डेंगू है, टाइफाइड है, या टीबी है। कुछ भी अगर किसी भी तरह की इन्फेक्शन की अगर बात आती है, अगर उनको कंफर्म करना है तो वो डायग्नोस्टिक वो भेजेंगे, सैंपल्स भेजेंगे, और हम लोग उसकी टेस्ट करके फिर उनको बताएंगे कि क्या पेशेंट को प्रॉब्लम, क्या इन्फेक्शन है। अच्छा। दूसरी चीज़ है कि एक तो डायग्नोस्टिक स्पेक्ट्रम हो गया, सेकंड हो गया कि इन्फेक्शन कंट्रोल का एक पार्ट आता है कि जब एक इन्फेक्शन है पेशेंट की बॉडी में, तो वो इन्फेक्शन को एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में जाने से रोकना भी है। ठीक है, तो हम लोग एक एक्टिव इंटरवेंशंस लेते हैं कि भाई ठीक है, इस पेशेंट को अगर इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन किस कैटेगरी में है, किस तरीके से उस पेशेंट को से हम इन्फेक्शन को दूसरे पेशेंट में या जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उसमें ट्रांसमिट होने से कैसे रोक सकते हैं। थर्ड चीज़ है कि केवल इन्फेक्शन की डायग्नोसिस नहीं करते हैं, इन्फेक्शन में क्या ट्रीटमेंट चलेगा उसकी भी हम लोग जांच करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि जो कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स चलेंगी ये भी हम पता लगाते हैं, और क्लिनिशियंस को गाइड करते हैं कि आप कौन से एंटीबायोटिक्स देने से पेशेंट को ये प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो सकती है। तो ये पैथोलॉजी लैब और ये माइक्रोबायोलॉजी लैब क्या सेम है?
देखिए, पैथोलॉजी जो लैब होती है ना, जो एक हॉस्पिटल के अंदर में एक लैब बनता है, वो लैब एक्चुअली में 3 डिफरेंट डिसिप्लिन्स होते हैं, उनका कंप्लीट एक वो होता है, ये होता है सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं लैब मेडिसिन, कंप्लीट सब्जेक्ट को बोलते हैं। एंड दिस लैब मेडिसिन सब्जेक्ट इज इट इनकम्पासेस 3 डिफरेंट डिसिप्लिन्स। एक है पैथोलॉजी, दूसरा होता है बायोकेमिस्ट्री और तीसरी होती है माइक्रोबायोलॉजी। तो जो पैथोलॉजी का जो डिसिप्लिन है वो क्या है, सेल्स एंड टिश्यूज के जो है एफएनएसी, बायोप्सी, हीमोग्लोबिन, ये सब जो है आपको वो सब जो है वो पैथोलॉजी के अंदर में आता है। माइक्रोबायोलॉजी और ये जो बायोकेमिस्ट्री होती है वो क्या चीज़ होती है, वो जितने भी आपके केमिकल्स होते हैं, ग्लूकोज हो गया, यूरिया कैटनिन हो गया, लीवर का आपका टेस्ट हो गया, ये जितने भी चीज़ें हैं लिपिड्स के जो हैं वो सब बायोकेमिस्ट्री में आता है। एंड माइक्रोबायोलॉजी स्पेसिफिकली उन चीज़ों को डायग्नोस करता है जो कि इन्फेक्शन से रिलेटेड होती हैं, कौन सी इन्फेक्शन पेशेंट की बॉडी के अंदर में है। तो बेसिकली हम लोग बैक्टीरिया, वायरस, ये सबको आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। तो यस, इट्स ए पार्ट ऑफ द होल लेबोरेटरी मेडिसिन, बट और ये इंटर रिलेटेड भी काफ़ी होते हैं। जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे दे ऑल फंक्शन अंडर द सेम रूफ, पैथोलॉजी लैब के अंदर में ही वो काम करते हैं, लेबोरेटरीज के अंदर में। बट जो मेडिकल कॉलेजेज होते हैं जहाँ पे और बड़ा सेटअप होता है, वहाँ पे तीनों ही डिसिप्लिन अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होती हैं, और ये खुद में एक सेपरेट एक डिपार्टमेंट है एंड इट इज़ वेरी मच इंटीग्रेटेड विद द पैथोलॉजी। बट हाँ, तीनों के जो है स्पेशलिस्ट अलग अलग होते हैं। अच्छा, तो हाउ इज दिस हॉस्पिटल माइक्रोबायोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम द जनरल माइक्रोबायोलॉजी? हाँ, देखिए, माइक्रोबायोलॉजी इन टोटल जो बैक्टीरिया वायरसेस की हम लोग जो स्टडी करते हैं, तो बेसिकली इसको 2 भाग में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जो है वो है क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, और दूसरा है जो एक जनरल माइक्रोबायोलॉजी होता है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी होता है। तो जो क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी जिसको हम लोग स्टडी करते हैं, वो क्या होती है, वो केवल हम लोग उस सबसेट ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस को पढ़ते हैं, माइक्रोब्स को पढ़ते हैं, जो सबसेट्स ह्यूमन इलनेसेस करती हैं, ह्यूमन इन्फेक्शंस करती हैं, ठीक है। जो इन्फेक्शंस नहीं करेंगी हम लोग उसको पढ़ते नहीं है, ठीक है। और जो जनरल माइक्रोबायोलॉजी है वो लोग बाकी चीज़ों में, फूड इंडस्ट्री में, आपके फार्मा इंडस्ट्री में जो माइक्रोऑर्गेनिम्स लगती हैं उनकी स्टडी करती है। तो हम लोग का दोनों का स्टडी का वो भी अलग अलग होता है, आपको तरीका भी अलग अलग होता है। हम जैसे जो जनरल माइक्रोबायोलॉजी के जो लोग डिसिप्लिन में काम करते हैं वो लोग बीएससी एंड एमएससी माइक्रोबायोलॉजी एंड पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी करते हैं, और जो क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में काम करते हैं, जो हॉस्पिटल के अंदर में जो लोग काम करते हैं, वो लोग एमबीबीएस सबसे पहले करना पड़ता है, और एमबीबीएस करके एमडी इन माइक्रोबायोलॉजी करना पड़ता है, विच इज ए सब्जेक्ट इन एमबीबीएस ऑल्सो। तो उसी को हम लोग को आगे डिटेल में पढ़ना पड़ता है, एमडी माइक्रोबायोलॉजी। एंड देन वी फोकस मोर ऑन द ओवरऑल पेशेंट क्लिनिकल स्टेटस एंड एज वेल एज द इन्फेक्शंस विच आर कॉजिंग प्रॉब्लम इन द पेशेंट, ठीक है। तो हम लोग पहले क्लिनिकली ओरिएंटेड होते हैं, देन उसके बाद से वो बैक्टीरिया, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं जो कि पेशेंट को मतलब इलनेसेस कर रहे हैं, इन्फेक्शंस कर रहे हैं, उनके तरफ हमारा ओरिएंटेशन होता है। एंड दोनों को एक मिला के एक कंप्लीट स्पेक्ट्रम को समझते हैं और ये उसको अप्लाई करते हैं हॉस्पिटल में। सो दिस इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम आपको जनरल माइक्रोबायोलॉजी दिस पार्ट। तो एमएससी जो टेस्ट होते हैं, मतलब जो माइक्रोबायोलॉजी होते हैं, और एमबीबीएस माइक्रोबायोलॉजी पूरा डिफरेंट है? हाँ, ये दोनों ही डिफरेंट ही ब्रांच होते हैं। जो हॉस्पिटल में काम करते हैं दे आर बेसिकली डॉक्टर्स हु आर एमबीबीएस एंड एमडी, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होती है उनकी, और मतलब मेडिकल फील्ड में। एंड जो हु आर इन जनरल माइक्रोबायोलॉजी दे आर बेसिकली बीएससी एंड एमएससी एंड पीएचडीज। ओके, तो ये हॉस्पिटल माइक्रोबायोलॉजी जो डिपार्टमेंट है वो पेशेंट को कैसे केयर देते हैं, पेशेंट केयर में क्या हेल्प करते हैं? पेशेंट केयर में जैसे मैंने बोला ना, पेशेंट केयर में यही होता है कि जैसे कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी सस्पेक्टेड इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन को कंफर्म कैसे कीजिएगा? अगर आप इन्फेक्शन को कंफर्म नहीं करेंगे, कोई भी एक सपोज एक फीवर है, तो फीवर तो एक इन्फेक्टिव ओरिजिन का भी हो सकता है, नॉन इन्फेक्टिव ओरिजिन का भी हो सकता है, ठीक है। अगर इन्फेक्टिव ओरिजिन का है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बैक्टीरियल है, वायरल है, कैसे क्या, अगर बैक्टीरियल भी है तो कौन सा बैक्टीरिया है, अगर बैक्टीरिया है तो कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी, कितने सारे फैक्टर्स हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो इसकी जो एग्जैक्ट जो हमें पता लगाना है वो कैसे पता लगाएंगे, उसकी जो भी हमारी जो सैंपल आ रही है, जैसे सपोज किसी को अगर निमोनिया सस्पिशन हो रहा है तो उसकी स्प्यूटम देंगे, किसी को अगर
एक एब्सेस हुआ है तो उसकी पस देंगे, किसी को अगर यूरिन की इन्फेक्शन लग रही है तो उसकी यूरिन देंगे, ठीक है। और हम लोग उसको लैब के अंदर में उसको प्रोसेस करते हैं, हम लोग देखते हैं, मैच करते हैं क्लिनिकल कंडीशंस से, और फिर हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा जो है इन्फेक्शन जो है वो आ रहा है पेशेंट में, एंड आइडेंटिफाई करते हैं, अकॉर्डिंगली उसको वो ट्रीटमेंट होती है। पेशेंट केयर में ये सबसे पहला रोल है। दूसरे रोल जो मैंने बताया था कि इन्फेक्शन कंट्रोल का होता है, कि अगर कोई एक इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन को एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में रोकथाम के लिए उसको एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ट्रांसमिट नहीं हो, इसके लिए सारी पॉलिसीज जो है वो माइक्रोबायोलॉजी इंटीग्रेटेड विद द इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट वो पॉलिसीज बनती हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। और बहुत केस में आईसीयू में पार्टिकुलरली ये लाइफ सेविंग भी होता है। अच्छा, ये कॉमन ऐसा कैंसर टेस्ट है जो माइक्रोबायोलॉजी में होता है, माइक्रोबायोलॉजी लैब में होता है? अच्छा, जैसे माइक्रोबायोलॉजी में जब मोस्ट कॉमन टेस्ट जो माइक्रोबायोलॉजी को बोलते हैं दैट इज योर कल्चर एंड सेंसिटिविटी। तो अगर आप बेसिक से बात करें कि सबसे शुरुआती टेस्ट क्या कर सकते हैं, जैसे कोई एक सैंपल आता है तो हम लोग डायरेक्ट उसको माइक्रोस्कोप के अंदर लगा के भी देख सकते हैं, ठीक है। या तो डायरेक्टली देख लिया, कोई अगर यूरिन है उसको डायरेक्टली माइक्रोस्कोप के अंदर लगा के देख लिया तो देयर वी कैन सी द बैक्टीरिया इटसेल्फ, ठीक है। तो वहाँ से एक आइडिया लग जाता है। फिर क्या करते हैं, कुछ बेसिक स्टेनिंग्स होती हैं, जैसे ग्राम स्टेन, जेडन स्टेन, ये सब होता है, जिससे कि बैक्टीरिया को पता चल सकता है, टीबी की पता चल सकती है कि हम लोग को है। तो ये प्राइमरी स्टेनिंग जो कि बहुत ही कम टाइम में हो जाता है, जो कि हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर लगा के वो समझ में आ जाती हैं कि क्या टेस्ट है। सेकेंड जो है कल्चर सेंसिटिविटी, विच इज द मोस्ट कॉमन टेस्ट वी परफॉर्म इन द माइक्रोबायोलॉजी लैब। वो क्या होती है कि वहाँ पे हम लोग कोई जो सैंपल होता है उसको फिर हम लोग ग्रो कराते हैं उसके बैक्टीरिया को, क्योंकि वो बैक्टीरिया को हमको उसको डिटेलिंग करनी है। तो वो जिस पेशेंट सैंपल में है वहाँ से वो डिटेलिंग नहीं होगी, उसको डिटेलिंग करने के लिए हम लोगों को उसको मीडिया पे देना होता है, एंड देन व्हेन इट ग्रोज हम लोग उसमें पता लगाते हैं कि ये बैक्टीरिया कौन सा है, आइडेंटिफाई करते हैं, और कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं वो जो कि उस पर उसको मार पाएंगी वो पता लगाते हैं। तो ये हो गया कल्चर एंड सेंसिटिविटी। थर्ड टेस्ट जो है वो आप बोल सकते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट का मतलब होता है कि सपोज बैक्टीरिया है या वायरसेज हैं, दे आर ऑल लाइक ए प्रोटीन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो जब बॉडी के अंदर में जाते हैं तो वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, एंड दीज एंटीबॉडीज आर वेरी स्पेसिफिक टू द प्रोटीन विच इज जैसे डेंगू का अगर एंटीजन है तो वो उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी होगी वो बहुत स्पेसिफिक होगी डेंगू के एंटीजन के, ठीक है। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बहुत सारे किट्स आते हैं, एलाइजा टेस्ट होते हैं, ठीक है, उसको यूज़ करके हम लोग पता लगाते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है या फिर कौन सा वायरस है, ठीक है। तो ये सीरोलॉजिकल टेस्ट हो गए। और एक मॉडलिटी होती है लाइक पीसीआर। पीसीआर में क्या होता है कि वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द डीएनए और आरएनए ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो डीएनए और आरएनए जो है उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेज होते हैं जिनको कि आइडेंटिफाई करके हम ये पता लगा सकते हैं कि ये पार्टिकुलरली कौन सा बैक्टीरिया है या कौन सा वायरस है या कौन सा दूसरा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये टेस्ट जो है ये बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी के अंदर में आते हैं। रिजल्ट कब आते हैं, मतलब रिपोर्ट्स कब आते हैं? देखिए ये डिपेंड करता है अलग अलग टेस्ट के ऊपर में। जैसे जो डायरेक्ट जो स्टेनिंग्स होती हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट स्टेनिंग की रिपोर्ट तो आपको 2 से 3 घंटे में मिल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पीसीआर मैंने बोला, पीसीआर की भी रिपोर्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाती है, ये भी 2-3 घंटे के अंदर में ये रिपोर्ट मतलब बन के तैयार हो जाती है। जो प्रॉब्लम आता है वो होता है कल्चर का। कल्चर में रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, उसमें 48 to 72 आवर्स टाइम लग जाता है कल्चर को, एक रूटीन कल्चर के आने में 48 to 72 आवर्स का टाइम लगता है। अगर हम टीवी के कल्चर करते हैं तो टीवी का कल्चर जो है वो कन्वेंशनल अगर करते हैं तरीके से तो इट विल टेक अराउंड 3 to 6 वीक्स। अगर अभी जो है जो मतलब एडवांस मेथड्स आ गए हैं टीवी कल्चर के, उसमें भी लगभग 10 से 15 दिन का टाइम आपका लग जाता है टीवी का कल्चर आने में। तो उसके बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको जो ये जो डिले आपको जो 24 to 48 आवर्स या 48 to 72 आवर्स का टाइम होता है ये साइंटिफिक रीजन के कारण लगता है। ऐसा नहीं है कि ये डिले करना मतलब पर्पसफुली डिले किया जाता है। एक्चुअली क्या होता है मैं थोड़ा सा बताता हूँ कल्चर का तरीका कैसा होता है, क्यों इसमें इतना टाइम लग जाता है। सपोज एक कोई सैंपल है, यूरिन की सैंपल है, ठीक है,
तो यूरिन के सैंपल को हम लोग को क्या करना होता है, पहले बैक्टीरिया को ग्रो करना होता है, ठीक है। तो वो ग्रो करने के लिए उसको एक खाना देना पड़ेगा। तो वो खाना कहाँ से आएगा, खाना हम लोग को बनाना पड़ता है, ठीक है। वो खाना होता है, उसको बोलते हैं मीडिया, ठीक है। तो वो मीडिया हम लोग बना के उसके ऊपर उसको उस सैंपल को डालते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस कॉल्ड इनोकुलेशन। तो पहले हम लोग को सैंपल को इनोकुलेट करना पड़ता है ऑन टू ए मीडिया। अभी इनोकुलेट करने के बाद वी हैव टू गिव इट प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर टाइमिंग जो है 37 डिग्री सी को उसको वो देना पड़ता है, टेम्परेचर देना पड़ता है। फिर उसको हमें 24 to 48 आवर्स उसको रखना पड़ता है उस टेम्परेचर पे, सो दैट इट इज अलाउड टू ग्रो। जब वो एक बढ़ जाता है, उसके नंबर्स बढ़ जाते हैं, देन इट बिकम्स विजिबल। आपका एक एक बैक्टीरिया 10⁵ के 10⁷ के रेंज में आ जाता है, ऐसे इतना बढ़ जाता है, ठीक है। अभी वो जब इतना बढ़ गया तो वो विजिबल हो जाता है, एंड दिस विजिबल बैक्टीरियाज ऑन द मीडिया आर कॉल्ड कॉलोनीज, ठीक है। तो कॉलोनीज जब फॉर्म हो जाती हैं, देन हम लोग उस पर फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। तो एक तो आज मेरे पास सैंपल आया है, मैंने उसको मीडिया पे डाला है, एंड वो क्या हो रहा है, वो जाके कॉलोनी में कन्वर्ट हुआ कल सुबह जाके या कल शाम तक जाके, ठीक है। 18 to 24 आवर्स तो मिनिमम लग ही जाता है, किसी में 48 आवर्स भी लगता है। अभी इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। तो उस पर हमारे पास जो है ऑटोमेटेड मशीन्स हैं, वाइटेक है। तो वाइटेक पे हम लोग डालते हैं और उसको क्या करते हैं कि जब डालते हैं तो इट विल टेक फर्दर 12 आवर्स, तो उसमें और टाइम लगता है। तो आज का डाला हुआ कल सुबह में मॉर्निंग में उसकी रिपोर्ट आएगी। एंड वाइटेक जब हम लोग डालते हैं तो वो आइडेंटिफाई भी हो जाता है, और प्लस हम लोग उसमें ये भी पता चल जाता है कि कौन कौन से पैनल ऑफ एंटीबायोटिक्स हम लोग डाल के ये देख लेते हैं कि कौन कौन सा एंटीबायोटिक जो है, दिस एंटीबायोटिक्स आर एक्चुअली वर्किंग, मतलब जिससे कि बैक्टीरिया मर रहा है, और कौन कौन सा एंटीबायोटिक ऐसा है जिससे कि बैक्टीरिया नहीं मर रहा है। तो 48 आवर्स हमें टोटल लग जाता है हमें इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में। अभी जैसे ये तो यूरिन एंड दूसरे सैंपल्स का हो गया, कुछ ऐसे सैंपल्स हैं लाइक ब्लड। ब्लड में टाइम और थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि ब्लड में बैक्टीरिया की जो लेवल है वो काफ़ी कम रहती है, एंड ब्लड में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को ग्रो करने से भी थोड़ा सा मुश्किल करते हैं। तो हमें क्या करना होता है, ब्लड की हमें और टाइम लगता है। हमें उसको पहले जो हम लोग एक मीडिया में दे रहे थे वो एक सॉलिड मीडिया था, उससे पहले हम लोग को लिक्विड मीडिया में डालना पड़ता है। अब लिक्विड मीडिया में डालते हैं तो वहाँ पे ग्रोथ होने में भी आपको सपोज 8-10 आवर्स लग जाता है, तो वो टाइम एडअप हो जाता है। तो ये 48 to 72 आवर्स जो है वो नेचुरल प्रोसेस ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ के कारण से इतना टाइम हमें लग जाता है। तो कल्चर करने पे इतना टाइम लगता है। बट इससे जो आपका क्वेश्चन था कि ट्रीटमेंट डिले होता है क्या, नहीं, ट्रीटमेंट डिले नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी डॉक्टर ने आपको कल्चर सेंसिटिविटी लिखा है तो इसका मतलब अब वो ट्रीटमेंट डिले हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए मेडिसिन से रोका जाता है? नहीं, मेडिसिन रोका नहीं जाता है, मेडिसिन देते हैं, एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। डॉक्टर्स को जैसा लगता है कि नहीं हमें क्या एंटीबायोटिक देनी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो क्लिनिकल स्पेक्ट्रम दिखता है उनको कि पेशेंट ऐसा है, उसको ये वाली इन्फेक्शन मुझे सस्पेक्शन हो रही है, इस टाइप की सीवियरिटी है, उन्होंने एंटीबायोटिक दे दिया, ठीक है। अभी करना क्या है, केवल एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि एंटीबायोटिक खाने से पहले आपको जो कल्चर लिखा हुआ है ना, वो कल्चर का सैंपल आप दे दो। अगर आप कल्चर का सैंपल नहीं दोगे तो क्या होगा कि वो जब एंटीबायोटिक खा लिया तो वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस कर देगा, तो आपकी कल्चर की रिपोर्ट जो है ना वो गलत आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। इसीलिए पहला डोज ऑफ एंटीबायोटिक लेने से पहले आपकी जो कल्चर की जो सैंपल है वो सैंपल आप उसको दे देना चाहिए, ठीक है। एंड देन आप एंटीबायोटिक खाना शुरू कीजिए। 48 आवर्स के बाद जब कल्चर की रिपोर्ट तैयार होगी और हमें पता रहेगा कि क्या एक्चुअल में इन्फेक्शन हुआ है और वो कौन सी बैक्टीरिया है और उसकी ये क्या है, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी क्या है, ये सारी चीज़ें तो हमें पता रहेंगी। वो रिपोर्ट लेके जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर डॉक्टर के पास 2 क्लूज होंगे। एक तो कि मेरे एंटीबायोटिक देने से पेशेंट ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पेशेंट की इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। दूसरा, कल्चर में जो
आया है वो मेरी एंटीबायोटिक जो ट्रीटमेंट मैंने दी थी, मैंने सपोज एंटीबायोटिक ए दिया था, तो वो एंटीबायोटिक ए कल्चर में क्या बोल रहा है, कल्चर में वो क्या दिखा रहा है कि वो सेंसिटिव है कि नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ही क्लूज के साथ वो फर्दर आपकी ट्रीटमेंट को प्लान करेंगे और या तो उसी सेम एंटीबायोटिक को आपको चलाएंगे, या तो फिर एंटीबायोटिक को कम कर देंगे, या फिर एंटीबायोटिक को बढ़ा देंगे, ऊपर की एंटीबायोटिक पे चले जाएंगे। तो या तो ये जो 48 आवर्स के बाद एंटीबायोटिक का एस्केलेशन करेंगे या डीएस्केलेट करेंगे या फिर सेम एंटीबायोटिक कंटिन्यू करेंगे, ये जो डिसीजन मेकिंग जो है ना, ये यहाँ पे कल्चर से बहुत ज़्यादा इसमें सुविधा हो जाती है। अदरवाइज फिर ब्लाइंड ट्रीटमेंट चलेगा, आपको पता, मतलब डॉक्टर को पता नहीं है कि क्या चीज़ें करनी है और डॉक्टर जो है ब्लाइंडली वो ट्रीटमेंट करते रहेंगे। आपकी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी बट 48 आवर्स के बाद आपके पास एक कंफर्म रिपोर्ट रहेगी। दैट्स व्हाई द कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट व्हाट एक्चुअली इट टेल अस? इट टेल्स अस कि कौन कौन सा बैक्टीरिया जो है वो आपके बॉडी के अंदर में है, ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर में है और उसकी कौन कौन से एंटीबायोटिक जो है वो उस पर काम कर रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकली डिटेल में बोलूँ तो जो कॉलोनी जो आई आपके पास, वो कॉलोनी की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो भी आपको एक सजेस्ट करती है कि कौन सा बैक्टीरिया है। देन हम लोग उसको वाइटेक पे लगा लेते हैं और टोमेटिसन पे लगा लेते हैं और वो पता चल जाती है कि वो बैक्टीरिया का नाम क्या है, ठीक है। और जो हम लोग जब मैनुअल करते थे, अभी तो सब कुछ ऑटोमेटेड हो गया है, जब हम लोग मेडिकल कॉलेज के लेवल पे थे मैनुअली करते थे, तो वहाँ पे बहुत अच्छा है कि आप कभी नेट पे सर्च करोगे कि कैसे एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, जैसे एक मीडिया है उस मीडिया पे कंप्लीट एंटीबायोटिक, कंप्लीट उस बैक्टीरिया को हमने इनोकुलेट कर दिया, ठीक है। तो कंप्लीट मीडिया पे आपके एंटीबायोटिक वो है, बैक्टीरियल सस्पेंशन है, उसके बीच में एक छोटा सा डिस्क होता है, ठीक है, वो छोटा सा डिस्क लगा दिया एंटीबायोटिक का। एंड आफ्टर 24 आवर्स आप जब देखोगे तो क्या होगा कि वो डिस्क से एंटीबायोटिक डिफ्यूज करके वो मीडिया के अंदर जा रहा है और जितनी दूर वो एंटीबायोटिक गया ना, उतनी दूर आप देखोगे कि बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं आया। मतलब चारों तरफ बैक्टीरिया भरा हुआ है, केवल उसी एंटीबायोटिक के चारों तरफ जो है वो बैक्टीरिया नहीं है। इसका मतलब वो एंटीबायोटिक जो है उसने उस बैक्टीरिया को मार दिया है। तो इस तरीके से हमें लैब के अंदर में ही समझ में आ जाता है कि कौन सी एंटीबायोटिक से वो बैक्टीरिया मर रहा है और कौन सी एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया नहीं मर रहा है। तो हम लोग पूरी तरह से श्योर हो जाते हैं कि कौन से एंटीबायोटिक देने से काम करेगा और कौन सी एंटीबायोटिक देने से वो काम नहीं करेगा। तो कल्चर इसलिए बिल्कुल आपको प्रूफ एक दे देता है कि क्या एक्चुअली में काम करने वाला है। तो ये एंटीबायोटिक्स अगर जो है, अगर हम लोग पहले ले लिए हैं, मतलब जो सैंपल्स आप लोग देते हैं कि ये वाला टेस्ट करना है, उसके पहले अगर एंटीबायोटिक्स ले लिए तो हाँ, तो मैंने बोला ना, अगर एंटीबायोटिक अगर पहले ले लिया तो फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ अगर बंद हो जाएगी, क्योंकि एंटीबायोटिक लेने से क्या होगा, बैक्टीरियल की ग्रोथ जो है वो सप्रेस हो जाएगी। हाँ। तो हम लोग जब उसको कल्चर मीडिया पे लगा रहे हैं तो क्या होगा, कल्चर मीडिया पे वो बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं करेगा। अगर ग्रो ही नहीं किया तो वो कल्चर निगेटिव आ जाएगा। तो एक्चुअली में आपके अंदर में इन्फेक्शन है बट वो निगेटिव आ गया तो आपको जो है वो फॉल्स एक निगेटिव हो जाएगा और आपको ये टेस्ट करने का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ये कल्चर रिपोर्ट्स क्या 48 to 72 आवर्स में होते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, इतना टाइम तो लगता है बट दिस इज वेरी इसेंशियल टू डू दिस टेस्ट डिस्पाइट दिस डिले। और अभी जो है नए नए मेथड्स आ रहे हैं विच आर मोर कंपेटेबल विद दिस टर्न अराउंड टाइम, और धीरे धीरे जो है हम लोग इसको और ज़्यादा जितना जल्दी कर सकते हैं। जो टेस्ट है ये इसी लिमिट में रहते हैं। हाँ, তো আমরা এই বিষয়ে এখন কথা বলছি মাইক্রোবায়োলজি নিয়ে। সচরাচর আমাদের অসুখ হলে কিন্তু আমরা ডাক্তারের কাছে যাই রোগের কথা বলে থাকতে, কিন্তু কি হয়েছে সেটা কিন্তু ডায়াগনোসিস করেই কিন্তু আমরা ডাক্তার আমাদেরকে ওষুধ দিয়ে থাকে। তো সময় একটা ছোট্ট বিরতির, ফিরে আসবো বিরতির পর। হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোল আপনাদের জন্য এই অঞ্চলে প্রথমবার নিয়ে এসেছে অত্যাধুনিক পেট সিটি স্ক্যান মেশিন। এই মেশিনের সাহায্যে ক্যান্সার, হৃদরোগ, মস্তিষ্কের রোগ, স্নায়ুজনিত রোগ ছাড়াও আরও অনেক রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে শনাক্তকরণ করা সম্ভব। তাই এবার আর পেট সিটি স্ক্যানের জন্য দূরে কোথাও নয়,
চলে আসুন হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলে। ঠিকানা সৃষ্টিনগর, কুন্নাপুর, আসানসোল, ওয়েস্ট বেঙ্গল 713305। হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোল আপনাদের জন্য এই অঞ্চলে প্রথমবার নিয়ে এসেছে অত্যাধুনিক পেট সিটি স্ক্যান মেশিন। এই মেশিনের সাহায্যে ক্যান্সার, হৃদরোগ, মস্তিষ্কের রোগ, স্নায়ুজনিত রোগ ছাড়াও আরও অনেক রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে শনাক্তকরণ করা সম্ভব। তাই এবার আর পেট সিটি স্ক্যানের জন্য দূরে কোথাও নয়, চলে আসুন হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলে। ঠিকানা সৃষ্টিনগর, কুন্নাপুর, আসানসোল, ওয়েস্ট বেঙ্গল 713305। বিরতির পর আপনারা দেখছেন হেলথ এক্সপ্রেস। স্বাস্থ্যই সম্পদ আর সম্পদকে আঁকলে রাখা তো আমাদের সকলের দায়িত্ব। হেলথ ইজ ওয়েলথ, এটা তো আমরা বলেই থাকি। তাই তো আপনার সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে আমাদের এই হেলথ এক্সপ্রেস আর আমাদের এই অনুষ্ঠানকে, বিশেষ অনুষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের সাহায্য করেছে আসানসোলের হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল। স্বাস্থ্যসেবার সেরা পরিকাঠামো আসানসোলের হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল। তো আমরা যে বিষয়ে কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে মাইক্রোবায়োলজি। মানে প্যাথোলজি যে ল্যাব হয়, আমরা যে টেস্ট করে থাকি তার থেকে সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট হচ্ছে এই माइक्रोबायोलॉजी। तो ये कल्चर रिपोर्ट जो होता है अगर डिले होता है, व्हाई डज वेटिंग फॉर कल्चर रिपोर्ट डिले द ट्रीटमेंट? नहीं ऐसा तो नहीं होता है ना। मैंने बताया ना कि कल्चर रिपोर्ट जो है वो आने में 48 to 72 आवर्स आता है, बट हम लोग एंटीबायोटिक शुरुआत पहले से कर देते हैं। अच्छा, ये सेप्सिस क्या होता है? व्हाट इज सेप्सिस? सेप्सिस इज ए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन विच इज ड्यू टू इन्फेक्शन। अच्छा, ठीक है। तो सेप्सिस में माइक्रोबायोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज सेप्सिस की जो है वो कारण को ढूंढने के लिए व्हाट वी डू द ब्लड कल्चर। एंड ब्लड कल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्लड कल्चर के आने से क्या होता है कि अगर कोई चीज़ अगर ब्लड में अगर पॉजिटिव आती है तो हम लोग के जैसे सेटअप में क्या होता है कि अगर दिन हो या रात हो, कभी भी अगर ब्लड में अगर कोई इन्फेक्शन आता है, ठीक है, तो हम लोग उसको एक्यूट इमरजेंसी मानते हैं और वो अभी डायग्नोस बाद में होगा। पहले एक इन्फेक्शन ब्लड में मिला है, इसको हम लोग को लैब से वार्ड के अंदर में बताया जाता है। दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल अलर्ट। ठीक है, क्योंकि ब्लड में आया है, देर मे बी दैट द पेशेंट इज इन सेप्सिस। तो सेप्सिस इज ए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन जिसमें कि अर्ली एंटीबायोटिक इंटरवेंशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो और अगर टारगेटेड एंटीबायोटिक मिल जाता है तो पेशेंट की मोर्टलिटी बहुत कमाई जा सकती है। ठीक है, तो वो सेप्सिस में माइक्रोबायोलॉजी को तो ये वायरसेस आइडेंटिफाई कैसे करेंगे लैबोरेटरी में? वायरसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, लेकिन जो उसमें से सबसे पुअरली डेवलप मतलब बोलेंगे जो कि हम लोग के लेवल पे नहीं है वो है कल्चर। जैसे बैक्टीरिया में क्या होती है कि कल्चर हम लोग करते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं, बट वायरसेस रिक्वायर आर्टिफिशियल मीडिया फॉर नॉट मीन्स लिविंग मीडिया फॉर ग्रोथ। ठीक है, तो अभी हम लोग को वो ऐसा लिविंग मीडिया तो देना पॉसिबल नहीं होता है फॉर मतलब रूटीन माइक्रोबायोलॉजी लैब्स। आपको उसके लिए रिसर्च लैब में जाना पड़ता है। तो इसीलिए कल्चर जो है, वायरल कल्चर जो है वो रिसर्च पर्पस या फिर जो बहुत बड़े लैब्स होते हैं उनके लिए वो होता है, फिजिबल होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। द मोस्ट कॉमन इज द एलाइजा। एलाइजा जो है वो डेंगू के लिए या फिर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सबके लिए एलाइजा जो है वो बहुत ही अभी गवर्नमेंट भी हमेशा बोलती है कि एलाइजा से ही करना चाहिए। इट इज़ ए वेरी हाईली सेंसिटिव टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ द वायरसेज। एंड सीरोलॉजिकल टेस्ट के अलावा वी डू द PCR टेस्ट, जिससे कि वायरस की आइडेंटिफिकेशन हम लोग। तो ये व्हाट इज द रोल ऑफ PCR इन डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शंस? PCR का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अच्छा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मतलब होता है कि आप किसी पार्टिकुलर एक DNA स्ट्रेच को लीजिए और उसको फिर उसको आप रिप्लिकेट करके उसको नंबर्स में बढ़ाइए। ठीक है, तो हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि सेल्स से जो है वो बैक्टीरियल सेल्स को तोड़ना है और अंदर से DNA को या RNA को एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्शन करने के बाद उसको आपको रिप्लिकेट करना है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द पार्टिकुलर
सीक्वेंस विच यू वांट टू आइडेंटिफाई, और अगर आपको वो पर्टिकुलर सीक्वेंस मिल जाता है दैट मीन्स कि वो वायरस या बैक्टीरिया प्रेजेंट है बॉडी के अंदर में। तो पीसीआर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी के समय में कैसे, जैसे अभी ये जो है टर्न अराउंड टाइम कल्चर का 48 टू 72 आवर्स है, आइडेंटिफिकेशन करने में हमें इतना टाइम लग जाता है। तो पीसीआर अगर हम इस पर अगर शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, तो इससे क्या होता है, पीसीआर जो है 3 to 4 आवर्स में ये आपको रिपोर्ट बता देगा, और इसकी सेंसिटिविटी भी काफ़ी हाई होती है। ये जो है बहुत लो नंबर में भी अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस अगर बॉडी के अंदर में है तो वो पता चल जाता है। तो टीवी हुआ, कोविड हुआ, डेंगू हुआ, आपकी हर एक चीज़ के लिए जो है वो डीएनए आइडेंटिफिकेशन, डीएनए या आरएनए आइडेंटिफिकेशन से एचआईवी हुआ, उससे आपको पीसीआर जो है वो टीबी डायग्नोसिस भी, हाँ, ऐसे ही टीबी होता है। डायग्नोसिस में पीसीआर का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज टीबी के लिए मैंने बताया ना, कल्चर अगर करते हैं तो इट रिक्वायर्स इवन विद द ऑटोमेटेड लिक्विड बेस्ड कल्चर मीडिया, आपको जो है टीबी की डायग्नोसिस जो है 10 to 15 डेज लगती है कल्चर से। और अगर आप पीसीआर करते हैं तो पीसीआर में इट इज़ हाईली सेंसिटिव ऑल्सो। ये आपको ये होता है कि इसमें बहुत जल्दी आपकी टर्न अराउंड टाइम इसकी काफ़ी कम होती है, बहुत जल्दी रिपोर्टिंग हो जाती है, ठीक है। और क्या फ़ायदा होता है कि आपको एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो टीबी होती है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का मतलब जो टीबी लंग्स से रिलेटेड नहीं है, जो लंग के बाहर की जो टीबी हैं, जैसे कि गले के जो लिम्फ नोड्स होते हैं वहाँ की टीबी हो गई, जो आपकी सीएसएफ मिनिंजल टीबी हो गई, ठीक है, तो ट्यूबरकुलर मिनिंजाइटिस हो गया, तो वहाँ से सीएसएफ आप ले रहे हैं। तो इस टाइप के जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी सैंपल्स की जो टीबी है उसकी डायग्नोसिस के लिए ये जो है अभी के समय में ट्रूनेट हो गया, जीनएक्सपर्ट हो गया, इस टाइप की जो पीसीआर की जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप पीसीआर करवाते हो टीबी के लिए, तो नॉट ओनली डज इट डिटेक्ट द ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इट डिटेक्ट्स द रेजिस्टेंस मैकेनिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे टीबी की जो दवाइयाँ होती हैं ना, वो बेसिकली फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एंड सेकंड लाइन ट्रीटमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर किसी को टीबी हुआ है तो प्राइमरीली हम लोग उसको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट देते हैं। और टीबी इज सच ए बैक्टीरिया विच टेंड टू गेट रेजिस्टेंस वेरी क्विकली। तो वो जो है अगर सही से अगर उसने पेशेंट ने नहीं खाया, कंप्लायंस उसकी नहीं रही वो सारे एंटीबायोटिक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स को खाने की, तो वो क्या होगा, वो फिर धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे बैक्टीरिया में जो कि उस ट्रीटमेंट से वो मरेगा ही नहीं। एडवांटेजेस क्या है ये तो- टीबी पीसीआर ओवर द ट्रेडिशनल मेथड्स? वही मैं बता रहा हूँ कि टीबी पीसीआर जो है वो आपको जो है वो ज़्यादा ये है, रैपिड है, वो ज़्यादा सेंसिटिव है, एक्स्ट्रापल्मोनरी टीबी को आपको वो करता है, ठीक है, वो डिटेक्ट करता है, एंड वो रेजिस्टेंस को भी पता लगाता है, इमीडिएटली रेजिस्टेंस को भी पता लगा लेता है। तो कि आपको ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट देने के बाद जब ट्रीटमेंट फेल हुआ देन आपको समझ में आएगा कि अरे ये तो ट्रीटमेंट फेल हो गया। आपको शुरुआत से ही पता रहेगी कि ये वाली जो टीबी की बैक्टीरिया है इसमें हम अगर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देंगे तो वो काम करेगा कि नहीं करेगा, बिकॉज आपको वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर रहा है, वो आपको ये भी बता रहा है कि आप फर्स्ट लाइन दीजिएगा तो ये काम करेगा कि नहीं करेगा, बिकॉज इट कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन नॉर्मल वाइल्ड टाइप ट्यूबरकुलोसिस विद द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। अच्छा, तो ये डेंगू एंड टाइफॉइड डायग्नोसिस, मतलब हाउ डू डेंगू एंड टाइफॉइड एक्चुअली डायग्नोस्ड एक्यूरेटली? देखिए, डेंगू का दोनों को ये 1 by 1 लेता हूँ। डेंगू की डायग्नोसिस के लिए बेसिकली 3 पैरामीटर्स हमारे पास हैं, ठीक है। डेंगू, मलेरिया, ये सब का? हाँ, डेंगू पार्टिकुलरली मैं बोल रहा हूँ। उसके लिए 3 टेस्ट हैं। एक है पैरामीटर जो एंटीजन है वो है NS1 एंटीजन, ठीक है, और 2 एंटीबॉडीज होती हैं IgM एंड IgG एंटीबॉडीज, ठीक है। तो ये NS1 एंटीजन इट appears in the blood from the first day of the fever and it remains up to 7 to 10 days, ठीक है। तो ये सबसे पहले आता है, फर्स्ट 10 डेज में ये रहता है। IgM जो है वो 5th to 7th डे में अपियर होता है एंड इट रिमेन्स अप टू 90 डेज, 3 महीने तक रहता है। एंड द IgG अपीयर्स अराउंड 10 to 12 डेज ऑफ इन्फेक्शन फीवर, और वो रहता है फॉर लाइफ लॉन्ग, ठीक है। तो अगर आप, और ये तीनों के लिए ही जो प्लेटफॉर्म है वो है एलाइजा। तो एलाइजा टेस्ट के थ्रू हम लोग डेंगू NS1, IgM और IgG अगर हम करवाते हैं तो फिर हमें ये भी समझ में आता है कि डेंगू है कि नहीं है, और अगर है
तो वो कौन से स्टेज में है, कितने दिन का फीवर है, कितने दिन मतलब कितना पुराना हो चुका है ये इन्फेक्शन, वो भी हमें समझ में आ जाता है। दिस इज़ फॉर डेंगू। अभी अगर हम लोग टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड का जो डिटेक्शन है दैट डिपेंड्स ए लॉट ऑन द नंबर ऑफ डेज ऑफ फीवर। फर्स्ट 7 डेज ऑफ फीवर में जो टाइफाइड के लिए जो मेन जो मतलब मेन स्टे ऑफ जो डायग्नोसिस हमारे इंडियन सिनेरियो में जो बोलते हैं कि विडल टेस्ट होता है। तो विडल टेस्ट जो है इट नेवर कम्स पॉजिटिव इन द फर्स्ट 7 डेज ऑफ फीवर। तो अगर किसी को अगर 3 या 4 दिन की फीवर है, वो डॉक्टर के पास गया है, रूरल में गया है, किसी क्वैक के पास गया है और उसने, सबको पता होता है कि विडल करवा लेते हैं टाइफाइड पता चल जाएगा, तो विडल करवाया, वो टाइफाइड निगेटिव आएगा, ठीक है, बट उसको टाइफाइड है बिकॉज विडल 7 दिन के बाद पॉजिटिव आता है। तो फर्स्ट 3 से 4 दिन में अगर आपने उसको अगर आप फीवर है 3 से 4 दिन की फीवर है और उस समय पे अगर आप टाइफाइड करवा रहे हो, उसको विडल करवा रहे हो, तो वो निगेटिव ही आएगा। तो फर्स्ट वीक ऑफ फीवर में अगर आप टाइफाइड को डायग्नोस करना चाहते हो तो फिर ब्लड कल्चर इज द मेन स्टे। तो दैट्स वाई ब्लड कल्चर की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ब्लड कल्चर जो है वो आपको करवा के आप वेरी अर्ली स्टेज, क्योंकि मैंने अपने हॉस्पिटल में देखा है कि जो लोग फीवर लेके आते हैं एंड व्हेन दे आर इन द फर्स्ट वीक ऑफ फीवर, हम लोग ब्लड कल्चर जब करवाते हैं तो वी सी कि टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है दैट इज़ ग्रोइंग, और फिर हम लोग उसको मतलब इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि वो टाइफाइड है। अगर फर्स्ट वीक ऑफ फीवर अगर निकल चुका है, 1 वीक से पुराना फीवर हो चुका है, देन व्हाट यू कैन डू द सीरोलॉजिकल टेस्ट लाइक विडल एंड टाइफिडॉट। तो फिर वहाँ पे आपको ये ऑनवर्ड्स ये सब टेस्ट होते हैं। बट फर्स्ट वीक ऑफ फीवर में जब 3 से 4 दिन ऑफ फीवर होता है, देन आपको ब्लड कल्चर शुड बी द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट, और वो करने से आपको टाइफाइड का सही से तो यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि नॉर्मल जो हॉस्पिटल्स हो जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो गए, नॉर्मल लैब्स हो गए, तो इसके साथ एक गुड हॉस्पिटल में क्या डिफरेंस है कि ये माइक्रोबायोलॉजी एक गुड हॉस्पिटल से ही करवाना चाहिए? देखिए, मैं किसी को ये नहीं कर रहा हूँ कि कोई कम है या कोई ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, बहुत सारे जगहों पे माइक्रोबायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट जो है वो कम्प्लीटली पैथोलॉजी के अंदर में होता है, और बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे कि ये डिपार्टमेंट उस तरह से फुल्ली ऑपरेशनल नहीं होता है। एंड माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट आर नॉट सिंपली दोज टेस्ट कि यहाँ पे सैंपल लगाया और वहाँ से रिपोर्ट निकाला, ऐसा नहीं होता है। माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट में जो ग्राम स्टेन अगर है, स्टेनिंग की अगर बात करें, जहाँ पे डायरेक्ट माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, तो यू नीड टू नो कि कौन सा बैक्टीरिया किस तरह का दिखता है। सबसे पहली चीज़, अगर आप कल्चर कर रहे हैं तो जो मीडिया आते हैं, मीडिया जो बन रहा है, वो मीडिया अगर खुद में अगर कॉन्टामिनेटेड है तो उस पर जो ग्रोथ आएगा वो भी कॉन्टामिनेशन ही होगा। जब कलेक्शन हो रहा है सैंपल का, तो सैंपल की अगर कलेक्शन अगर ठीक से नहीं होगी, उस समय पे अगर कॉन्टामिनेशन आ गया तो वही कॉन्टामिनेशन ग्रो करेगा। तो वो समझ में नहीं आएगी कि वो एक्चुअली में बैक्टीरिया बॉडी के अंदर से जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो आया है कि इन्वायरमेंटल, क्योंकि बैक्टीरिया तो चारों तरफ है, इन्वायरमेंट में है, तो वो इन्वायरमेंटल बैक्टीरिया है। तो कॉलोनी को, मॉर्फोलॉजी को आपको इंटरप्रीट करना, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्लस जो अभी के समय में हम लोग के पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो जैसे कि आइडेंटिफिकेशन के लिए और एंटीवायरस सेंसिटिविटी के लिए वाइटेक है, या फिर हमारे पास जो है ब्लड कल्चर, जिसका मैंने बोला कि ब्लड कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन केस ऑफ फीवर। आपको टाइफाइड के लिए भी बोलिए या सेप्सिस के लिए बोलिए, सबके लिए ब्लड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारे पास जो है ऑटोमेटेड मशीन्स हैं, बैक्टीरिया। तो ये जो कंप्लीट सिस्टम है, ये सारी चीज़ें और क्रिटिकल अलर्ट की जो प्रोटोकॉल्स हैं कि जो हम लोग को सीरियस केसेस को एक्चुअली में रियल टाइम में हम उसको इन्फॉर्म करते हैं कि, तो ये चीज़ें जो हैं ये डिफरेंट बनाती हैं एक माइक्रोबायोलॉजी लैब को, एक अच्छे सेटअप के माइक्रोबायोलॉजी लैब को, एक मतलब जनरल सेटअप के माइक्रोबायोलॉजी लैब को से। और प्लस हम लोग जो है जब हॉस्पिटल में काम करते हैं एज ए टीम, तो माइक्रोबायोलॉजी इंटीग्रेट्स विद द इन्फेक्शन कंट्रोल। और जब भी किसी एक पेशेंट को एक इन्फेक्शन आता है, जो इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट में ट्रांसफ़र होने का एक खतरा होता है, एक डर होता है, तो देन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसमें इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, डॉक्टर्स को बताते हैं, नर्सिंग स्टाफ्स को बताते हैं कि देखिए इस पेशेंट से आपको इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने का एक डर है, तो इनको आइसोलेट किया जाए, ठीक है, आइसोलेशन उनको करना होता है, ताकि वो इन्फेक्शन जो है वो फिर हॉस्पिटल में एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ट्रांसमिट नहीं हो जाए। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको एक अच्छे माइक्रोबायोलॉजी लैब में होती हैं। अभी अगर सपोज
अरे क्या होता है ना कि हॉस्पिटल में मतलब लेके गए एक चीज और हाँ बिल्कुल, और आ जाता है बहुत कुछ। हाँ आप एक दूसरी चीज़ को लेके गए हैं, आपको इंटूबेट हुए, आपको इंटोटेक इंटूबेशन किया गया और उसके बाद से पता चला वेंटिलेटर पे देने से आपको निमोनिया हो गया। निमोनिया हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। माइक्रोबायोलॉजी इंटीग्रेटेड विथ इन्फेक्शन कंट्रोल अगर एक्टिव हैं तो इन सब चीज़ों को बहुत कमाया जा सकता है। तो ये माइक्रोबायोलॉजी लैब सो क्रूशियल फॉर पेशेंट्स इन द आईसीयू। हाँ बिल्कुल, आईसीयू में पेशेंट्स के लिए, जैसे आईसीयू में जो पेशेंट्स क्या होते हैं वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, मतलब उनकी इन्फेक्शन होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। प्लस उनकी जो है बहुत सारे डिवाइसेज लगे रहते हैं, बहुत सारे लाइंस लगे रहते हैं, सेंट्रल लाइन लगा रहता है, कैथेटर लगी रहती है, पेरिफेरल लाइंस लगी रहती है, वेंटिलेशन पे रहते हैं, वेंटिलेटर्स लगे रहते हैं, एंड दीज लाइंस इन इटसेल्फ एक्ट एज ए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। वो बाहर से एक ट्यूब आपके अंदर में अगर गई हुई है तो उस ट्यूब के थ्रू तो वो इन्फेक्शन आ सकता है। ठीक है, तो इन्फेक्शन होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं आईसीयू में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो इन्फेक्शंस आईसीयू में होती हैं ड्यू टू ओवर यूज ऑफ द एंटीबायोटिक्स बोलिए, ड्यू टू द पेशेंट प्रोफाइल बोलिए, वो इन्फेक्शंस जो है ना वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स की इन्फेक्शंस होती हैं जो कि नॉर्मल एंटीबायोटिक्स से किल नहीं होती हैं। वो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट होती हैं, मतलब आप कोई भी नॉर्मल एंटीबायोटिक्स यूजुअल एंटीबायोटिक्स दोगे तो वो मरेंगे नहीं, वो इन्फेक्शंस ठीक नहीं होंगे। ठीक है, तो दीज टाइप ऑफ इन्फेक्शंस आर कॉल्ड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस। तो ऐसे केसेज में जबकि आईसीयू में इस टाइप के इन्फेक्शंस हैं और बहुत सारे इन्फेक्शन जो हैं वो सेप्सिस में ट्रांसमिट मतलब वो हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ट्रांसफर हो जाते हैं, तो ऐसे इन्फेक्शन जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग एक सिनेरियो क्रिएट कर देते हैं। ऐसे केसेस में प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया फ्रॉम डिफरेंट साइड्स, नॉट ओनली फ्रॉम ब्लड तो है ही, फ्रॉम डिफरेंट साइड्स ऑल्सो। अगर किसी को रेस्पिरेटरी अगर निमोनिया हुआ है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हुआ है तो वो रेस्पिरेटरी सैंपल्स से हुआ, या फिर किसी को कोई एक सेंट्रल लाइन हुआ है तो सेंट्रल लाइन के जो है उसकी अगर हम अगर कल्चर करते हैं तो जो बैक्टीरिया आइडेंटिफाई होती है और एक टारगेटेड एक अप्रोच की कल्चर में क्या बोला गया, कल्चर में क्या रिपोर्ट आई है कि इसकी रिपोर्ट जो है वो ऐसा है कि इसमें जो एंटीबायोटिक हमने सोचा है वो एंटीबायोटिक तो इसमें काम ही नहीं करेगा, हमें इसमें हायर काफ़ी ऊपर की एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। ठीक है, और ऊपर की एंटीबायोटिक देना जो है वो एक मतलब क्या बोलूँ उसको, वो एक बहुत ही टाइट्रेट करके चलना पड़ता है, बिकॉज ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जिनके कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, उनको देने से क्या होता है साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं लाइक लास्ट रिसोर्ट जो है हमारे पास जो कोलिस्टिन है, कोलिस्टिन देने के साथ साथ आप देखोगे कि पेशेंट का जो है किडनी पे असर पड़ना शुरू हो गया। ठीक है, किडनी की जो है क्रिएटिनिन यूरिया क्रिएटिनिन बढ़नी शुरू हो गई। तो ऐसे एंटीबायोटिक्स को देने से पहले हमें पूरी तरह से कंफर्म होना पड़ता है कि नहीं दिस इन्फेक्शन इज ड्यू टू सच बैक्टीरिया वेयर ओनली कोलिस्टिन विल वर्क। तो हु विल टेक दिस, ये तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट ही बताएगा ना कि देखिए आप पेशेंट को ऐसी इन्फेक्शन है, आप इसको इस तरीके से ट्रीट करो। ठीक है, तो इसलिए माइक्रोबायोलॉजी लैब जहाँ पे एक अच्छा आईसीयू है वहाँ पे एक इंटीग्रेटेड अच्छा माइक्रोबायोलॉजी लैब के बिना एक अच्छा आईसीयू कभी भी फंक्शन नहीं कर सकता है। तो व्हाट आर ऑटो इम्यून डिजीजेस? ऑटो इम्यून डिजीजेज वो डिजीज होती हैं जैसे हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है, दिस इज डिजाइंड टू किल दोज थिंग्स विच आर फॉरेन टू द बॉडी। मतलब बाहर से कोई अगर बैक्टीरिया वायरस आ रहा है तो वो हमारी बॉडी से फॉरेन है। ठीक है, फॉरेनर है वो हमारे लिए, तो वो बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए हमारे बॉडी के अंदर में सेल्स जो है एक्टिवेट होते हैं और उनको मार डालते हैं। बट अगर ये जो सेल्स जो एक्टिवेट होते हैं वो अगर हमारे सेल्फ के ही अगर बॉडी के जो ऑर्गन्स है उन्हीं के अगर अगेंस्ट में काम करने लगे तो क्या होगा, वो अब तो अपनी सेल्स को खुद मारने लगेंगे। ठीक है, तो दिस ऑटो डिस्ट्रक्टिव जब मैकेनिज्म जब एक्टिवेट हो जाता है तो दिस इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी। तो ये माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इन लोग को? हाँ देखिए, माइक्रोबायोलॉजी का जो स्पेक्ट्रम है दैट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द इन्फेक्शियस डिजीज, इट इज एक्चुअली माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनिटी से रिलेटेड जितना इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड जो ऑटो इम्यून जो कंडीशंस होती हैं उसके लिए जो टेस्ट होते हैं उसमें से बहुत सारे टेस्ट जो है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर में आते हैं। पर्टिकुलरली सपोज जैसे फॉर एग्जांपल ANA जो है वो एक पर्टिकुलर टेस्ट है जो कि अभी एडवांस होके वो फ्लूसेंट माइक्रोस्कोप से होता है, जहाँ पे कि हम लोग के पास एक स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप होती है जो कि डार्क में ग्लो करता है। जो एंटीबॉडीज हैं वो डार्क में ग्लो करती हैं, तो वो उस टाइप के माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ द ये देखते हैं ANA एंटीबॉडीज, और फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि इसको इस टाइप का पैटर्न है तो इसको इस टाइप का
जो है ऑटोइम्यून कंडीशंस हो सकता है। तो माइक्रोबायोलॉजी टेस्टिंग इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द infection diagnosis of the infection, but also it helps in diagnosing of the autoimmune conditions also. अच्छा, as you are a microbiologist, I'm asking you behind this कि what is the role of microbiologist before मतलब beyond the laboratory? Beyond the laboratory, we have to work like a infection control officer for a microbiologist, and we have to also कंसल्ट विद द क्लिनिशियंस रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट पार्ट ऑल्सो। तो डायग्नोसिस पार्ट तो होती ही है वो लेबोरेटरी में, बट डायग्नोसिस के बाद हमारे जब हॉस्पिटल में जब पेशेंट्स आ रहे हैं तो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में इन्फेक्शन नहीं जाए, ठीक है, तो वो इन्फेक्शन को कैसे रोकने के लिए कंप्लीट एक बहुत बड़ा मतलब सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है जो कि WHO और CDC के थ्रू आता है, ठीक है। तो वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन, वो केवल वो इम्प्लीमेंटेशन की जो गाइडलाइंस है वो हमें देनी होती है। हमें मैनेजमेंट के साथ बैठना होता है कि देखिए ये करवाइए, नर्सिंग के साथ बैठना होता है कि पेशेंट को केयर में ऐसे करना होगा। देन तो उससे क्या होती है कि इन्फेक्शंस, क्रॉस इन्फेक्शंस होने की चांसेस जो हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं अगर एक एक्टिव इन्फेक्शन कंट्रोल अगर एक डिपार्टमेंट है तो, ठीक है। तो ये एक काम हो गया। एंड अदर काम होती है कि अगर जो एंटीबायोटिक्स डॉक्टर लिख रहे हैं उस एंटीबायोटिक्स को गाइड करना कि क्या एंटीबायोटिक्स आप तब लिखोगे जबकि कल्चर की रिपोर्ट आ गई है उसके बेसिस पे, एंड ऑल्सो जब पेशेंट जब एडमिट हो रहा है, जब आपके पास कल्चर की रिपोर्ट नहीं है, जब आप ब्लाइंडली एंटीबायोटिक दे रहे हो, तो वो उसका भी जो वो होता है प्रोटोकॉल होता है उसको भी डिस्कस करना वो भी एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट काम होता है। ये सैंपल कलेक्शन में सबसे कॉमन गलतियाँ क्या होती है? सैंपल कलेक्शन में सबसे कॉमन गलतियाँ ये होती हैं कि सैंपल कलेक्शन करते समय अगर सपोज कोई कॉन्टामिनेशन आ गया, सपोज अगर ब्लड कल्चर ले रहे हैं तो आपने जो है प्रिक साइट को अगर आपने वो नहीं किया, ठीक से स्टेलाइज नहीं किया है, तो वहाँ से हमारी स्किन की जो फ्लोरा है वो आ जाएगी, हमारी स्किन की जो ऑर्गेनिजम्स है वो आ जाएगी। अगर यूरिन कलेक्ट कर रहे हैं तो यूरिन कलेक्शन के समय में अगर जो है जेनिटल एरिया को अच्छे से क्लीन नहीं किया तो वहाँ पे भी जो नॉर्मल फ्लोरा है वो आ जाएगी। एंड ऐसे जो चीज़ें हैं, अगर अपने स्प्यूटम देने को किसी ने बोला है, आपने स्प्यूटम की जगह पे अगर थूक दे दिया है, अंदर से स्प्यूटम जो है लंग्स से आती हैं, अंदर से आती हैं स्प्यूटम, और अगर उसकी जगह पे किसी ने थूक दे दिया तो क्या होगा, वो तो मुंह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स आर एवरीवेयर, तो हमें क्या करना है, हमें वो चीज़ें निकालनी है जो कि एक्चुअली में बॉडी में इलनेस कॉज कर रही है। तो अगर हम इन चीज़ों को नहीं अगर समझ पाएँ कि कौन सा ऑर्गेनिज्म बाहर से कॉन्टेमिनेशन होके आया है एंड कौन सा ऑर्गेनिज्म एक्चुअली में पैथोजेनिक है जो कि पेशेंट को इलनेस कॉज कर रहा है, तो फिर हमारी रिपोर्टिंग गलत हो जाएगी और फिर कंप्लीट जो है टेस्ट का जो है वैल्यू खत्म हो जाएगा। ये रिपीट कल्चर कब करवाना चाहिए? रिपीट कल्चर जब ऐसा होता है कि सपोज हमें ऐसा लगता है कि बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा आया है जो कि ऑर्गेनिज्म एक्चुअली में वो नहीं होना चाहिए था वहाँ पे, जो कि बाहर का कॉन्टेमिनेशन है। ये कैसे समझ में आता है, मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा कॉलोनीज अगर आ गई हैं, ठीक है, जो कॉलोनी मैंने बोला था, अगर 2 या 2 से ज़्यादा कॉलोनीज आ गई हैं या फिर ऐसी कॉलोनीज आ गई हैं जो कि पैथोजेनिक नहीं है, तो देन हम लोगों को रिपीट कल्चर कराना पड़ता है। আজ আমরা কথা বলছিলাম ডায়াগনোসিস নিয়ে। ডায়াগনোসিস মানে মাইক্রোবায়োলজি। সচরাচর ডাক্তারের কাছে আমরা যেয়ে থাকি কিন্তু রোগের কথা নিয়েই, তো তারপরে ডায়াগনোসিস করার পরেই কিন্তু আমাদের ওষুধ দেয় বা অ্যান্টিবায়োটিক দেয় বা সমাধান করে থাকে আমাদের রোগে। তো তার মাঝে যেই পর্বটা সেটা হচ্ছে ল্যাব বা টেস্ট যেটা আমরা করে থাকি, যেটা ব্যাপারে আজকে আমরা কথা বললাম মাইক্রোবায়োলজি ল্যাব। নর্মালি যেই ল্যাবগুলো মানে প্যাথোলজি ল্যাব থেকে কিন্তু সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট এই মাইক্রোবায়োলজি ল্যাব। আমাদের ডাক্তারবাবু রয়েছে সঞ্জীব কুমার আমাদের সঙ্গে, কথা বললাম আমরা। তো যে কোনো অসুখ বা যখনই কিছু জানার থাকবে তখন আমরা যাবেন আসানসোলে হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল। আমাদের এই প্রোগ্রামকেও এগিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের সাহায্য করেছে আসানসোলে হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল। স্বাস্থ্যসেবার সেরা পরিকাঠামো আসানসোলের হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল। তো যখনই দেখবেন কি যে প্রবলেম হচ্ছে, মানে জ্বর আসছে কিন্তু ঠিক হচ্ছে না, সবসময় কিন্তু এগুলো হয়ে থাকে যে নিউমোনিয়া আমরা ভেবে থাকি বা যাই হয়, তো স্যারের সাথে মানে যে কোনো হসপিটালে যাওয়ার আগে ছোটোখাটো হসপিটালে যা টেস্ট করবেন ওখানেও 100 টাকা লাগবে, ভালো কোথাও যাবেন সেখানেও 10-20 টাকা বেশি লাগবে। সাজেস্ট করব ভালো কোথা থেকে আপনারা টেস্ট করিয়ে আপনাদের চিকিৎসা আরও এগিয়ে নিয়ে যান। তো আমাদের অনুষ্ঠান এখনকার মতন এই পর্যন্তই। চোখ রাখুন
এক্সপ্রেস নিউজের পর্দায়। এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয়, খবর দেয়।